ओके, जो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, पोटेंशियल ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज गिवन 100 volt. Calculate the surface charge density if the radius of the sphere is 2 centimeter. तो पहले पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है इस मेटेलिक स्फीयर का टाइप का क्वेश्चन के लिए, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ऐसे फॉर्मूला होता है। यह से रेडियस तो दिया हुआ है, चार्ज कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। पोटेंशियल का वैल्यू 100, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 mean 9 into 10 to the power 9. Radius is 2 centimeter given. सेंटीमीटर को मीटर कर लिया, 2 इंटू 10 to the power -2। अभी यहाँ से अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है उसको कैलकुलेट करना है। 100 इंटू 2 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 to the power 9। ये अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें स्टोर है। पूछा गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब सिग्मा। सिग्मा इज अमाउंट ऑफ चार्ज बाय एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। सो अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे जो है उसको ही, जितना है जिस टाइप पे है उसको यहाँ पे लिख दो। 100 इंटू 2 इंटू 10 to the power -2 divided by 9 into 10 to the power 9 into 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब जो रेडियस दिया है उसका स्क्वायर, 2 इंटू 10 to the power -2 होल स्क्वायर। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 इंटू 10 to the power -2 9 इंटू 10 to the power 9, 4 पाई, पाई इज 3.14, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा तो 4 इंटू 10 to the power -4 मिलेगा। 2 कैंसिल हो गया 4 के साथ, तो 2 रहेगा यहाँ पे। और भी जो नंबर्स है, 2 से 100 कैंसिल होगा तो 50, फिर 2 से कैंसिल होगा तो 25, यहाँ पे 2 रहेगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इंटू 3.14। अभी 10 का जो पावर है 10 to the power -2 पर में है, यहाँ से +9 ऊपर में जाएगा तो -9 होएगा, -4 जाएगा तो +4 हो जाएगा। अभी इस पार्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3.14, 10 to the power -2 -9 मतलब -11 +4, -11 +4 मतलब -7 आएगा। अभी 10 to the power का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो इस पार्ट को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और कोई यहाँ पे और शॉर्टकट नहीं होगा। 25 डिवाइडेड बाई पहले 18 करना है, उसको डिवाइड करना है 3.14 से, 0.44 मिलेगा, 0.44 into 10 to the power -7, that's mean 4.4 into 10 to the power -8, 4.4 into 10 to the power -8 फर्स्ट ऑप्शन जो है। दो फॉर्मूला का यहाँ पे यूज हुआ, एक पोटेंशियल का, उसी पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया हुआ है उससे चार्ज मिल गया, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसका यूज हुआ। नेक्स्ट, identical charges are kept at each corner of a cube। यहाँ पे क्यूब है,
उसी क्यूब का सभी कॉर्नर में क्यू चार्जेस हैं। टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स में 8 चार्जेस है क्यू वैल्यू का। नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला अभी अभी यूज हुआ, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन 8 चार्जेस है। 8 चार्जेस के लिए टोटल पोटेंशियल इंटू 8 होगा। अभी डिस्टेंस कितना है, सभी जो पॉइंट है कॉर्नर टू कॉर्नर से मिड पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा, ए वाला डिस्टेंस। वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, एक क्यूब के लिए जिसका साइड ए है, हाइट भी है, तो एक कॉर्नर से अदर कॉर्नर तक डिस्टेंस होता है √3a। तो कॉर्नर से मिड पॉइंट तक होगा उसका हाफ, मतलब √3a/2। एक कॉर्नर टू अदर कॉर्नर का जो डिस्टेंस वो √3 होता है, तो कॉर्नर से मिडिल तक उसका हाफ होगा √3a/2। उसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा डिस्टेंस का, √3a/2 इंटू 8। 2 से कैंसिल होगा तो 4 से 2 रहे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल होगा तो 4। टोटल 4q/√3πε0a, ऐसा आंसर आएगा। 4q/√3πε0a, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्यूब का जो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस उसको याद रखना है, उसका जो हाफ होगा एक कॉर्नर से मिड पॉइंट तक, √3/2 इंटू ए होना चाहिए। इसको याद रखना होगा इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए। Which is the only correct statement of the following? Only a charged particle in motion accompanied by matter wave। मैटर वेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन। मैटर वेव मॉडर्न फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मैटर वेव का, जो वेव लेंथ होता है, ऐसा एक फॉर्मूला था, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नेम है डी ब्रोगली, जहाँ पे पी मतलब मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, एच जो है एच वो है प्लैंक कांस्टेंट। तो अभी इसी मैटर वेव का कॉन्सेप्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कोई सिचुएशन में ऐसा कि कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है जो इसका कोई चार्ज होना चाहिए। चार्ज होगा तो तभी मैटर वेव होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। इसलिए अ पार्टिकल इन मोशन, मोशन में रहना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी तो होना ही चाहिए, तभी तो मैटर वेव होगा। वो इधर चार्ज और अनचार्ज, किसी भी सिचुएशन में चार्ज होगा और अनचार्ज होगा तो मैटर वेव होगा। जस्ट उसी पार्टिकल का एक मास होना चाहिए, एक वेलोसिटी होना चाहिए, और कुछ नहीं। मास एंड वेलोसिटी, चार्ज और अनचार्ज होने का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऑन पेनिट्रेटिंग अ uniformly charged sphere, the electrical field strength E। एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, एक कॉन्फ्यूजन है इसमें। वो चार्ज स्फीयर जो दिया गया वो मेटेलिक है और नॉन मेटेलिक, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मेटेलिक होगा तो उसका आंसर अलग होगा, नॉन मेटेलिक होगा तो उसका आंसर अलग होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे कॉन्फर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मेटेलिक मतलब कंडक्टर, कंडक्टर होगा तो उसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा, मतलब मेटल से कोई स्फीयर यूज किया जाए तो उसका उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन नॉन मेटेलिक होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी स्फीयर के अंदर, और वो डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल होगा। सो
इंक्रीजेस होना चाहिए। लेकिन अगर कंडक्टर लिखा होगा तो इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, इसको याद रखना है। कंडक्टर होगा तो जीरो एट ऑल पॉइंट्स, यहाँ पे लिखना चाहिए था वो कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर है। कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में। Two concentric spheres are carrying a charge q and small q. When the two spheres are joined by wire, the charge, यहाँ पे जैसे एक क्लैरिफिकेशन है। नो, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। वो वेयर दिया हुआ है, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर। दो स्फीयर है, वो भी कॉन्डक्टिंग स्फीयर होगा तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। एक आउटर स्फीयर अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, और चार्ज स्टोर वो भी जीरो होता है, कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। तो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो आंसर जीरो होगा, अगर कंडक्टिंग नहीं होगा तो उसका अलग आंसर होगा। यहाँ पे कंडक्टर ही उस लोग में, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया वो कंडक्टर कंसीडर कर लिया, इसलिए जीरो आंसर लिख दिया। A charge q is placed at the center of the line joining of two equal charges q. दो charges है capital Q. The system charge, another charge small q is placed at the center of the line joining. इसी मिड पॉइंट में और एक चार्ज रखा गया small q. The system will be equilibrium for which value of q, स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अभी इस टोटल डिस्टेंस जो है इसको मैं डी लिख लिया, तो मिड पॉइंट तक डिस्टेंस होगा डी बाई टू, हाफ हाफ डी बाई टू। अभी इक्विलिब्रियम पे रहने रहने के लिए कोई भी चार्ज में, कोई भी ये तीनों में कोई भी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। टोटल कुलॉम लॉ के रिलेटेड जो फोर्स होगा वो जीरो होना चाहिए कोई भी चार्ज के ऊपर। मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यू जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्सेस होगा, टोटल फोर्स जितना होगा उसको कंसीडर कर लिया। तो एज पर कुलॉम्स लॉ उसके ऊपर क्या फोर्स होगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इसी चार्ज से इसका डिस्टेंस कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, इतना फोर्स होगा। अदर्स जो चार्ज है स्मॉल क्यू, उसका भी एक फोर्स होगा उसके ऊपर, क्यू इंटू कैपिटल क्यू। डिस्टेंस यहाँ पे जो होगा डी बाई टू, हाफ होगा स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू। इन दोनों फोर्स का टोटल वैल्यू जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। टोटल फोर्स कोई भी चार्ज के ऊपर, कोई किसी भी चार्ज जो भी है यहाँ पे, किसी भी एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। अभी इस इक्वेशन से स्मॉल क्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू, वो एक कॉमन पार्ट है यहाँ पे। डी स्क्वायर भी कॉमन पार्ट है, उसको भी बाहर पे लिख लिया। यहाँ पे जस्ट कैपिटल क्यू रहेगा, यहाँ पे स्मॉल क्यू रहेगा, और डी स्क्वायर डी बाई टू का स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर बाई फोर मिलेगा, वो फोर ऊपर में चला जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे वैल्यू आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो उस हिसाब से ए पार्ट तो जीरो के नीचे में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, रहेगा जो पार्ट ए क्यू प्लस फोर क्यू इज जीरो। सो फोर क्यू इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई फोर। अगर स्मॉल क्यू का वैल्यू माइनस क्यू बाई फोर होगा तब इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। Which of the following is a vector? यहाँ पे पोटेंशियल
लिखा हुआ है पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए पोटेंशियल भी स्केलर, तो ये वाला वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, वो भी स्केलर क्वांटिटी। एक ही वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि वो फोर्सेस के साथ रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा। इसी इसी से ही हम लोग को इक्वेशन भी मिला था, F इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर होगा। दैट E is called electric field intensity. So option D is the vector quantity. What is the potential drop across an electric hot plate? बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, करंट भी है। रेजिस्टेंस इज 24 ओहम। तो हमारे पास जो ओहम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर, वहाँ से ही आंसर मिल जाएगा। V इक्वल्स टू आई आर, आई इंटू आर। आई इंटू आर किया जाए तो आंसर आएगा 140 वोल्ट। 140, सॉरी नॉट 140, 120, 120 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉस थ्योरम के रिलेटेड है। गॉस थ्योरम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एज पर गॉस थ्योरम, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा, उस चार्ज के लिए जो फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स मिलेगा, नेट फ्लक्स जो मिलेगा, नेट फ्लक्स फाई से डिनोट होता है फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू नेट चार्ज enclosed by the surface by epsilon zero. This is called Gauss theorem related to electric flux. Electric flux equals to net charge by epsilon zero. This is the formula. तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। रेडियस लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस इज इंक्रीज्ड, सो द नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ फ्लक्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला अभी अभी यहाँ पे मैंने लिखा, इसका कोई भी डिपेंडेंस रेडियस और एरिया और वॉल्यूम ऑफ द सरफेस के साथ नहीं है। जो भी फ्लक्स का डिपेंडेंस है अमाउंट ऑफ चार्ज उसके अंदर जो है उसके ऊपर। तो जब तक अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, चार्ज अमाउंट चेंज नहीं होगा, तब तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्लक्स सेम ही रहेगा। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज होगा तो तभी फ्लक्स चेंज होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए एनर्जी ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर में जब चार्ज स्टोर होगा, उसका एनर्जी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी जो यहाँ पे लिखा मैंने, उसको कहता है कैपेसिटेंस। सी इज द कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल इज गिवन 300 वोल्ट इन एसआई यूनिट। उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट किया जाए तो, सीजीएस यूनिट कन्वर्ट किया जाए तो 300 से डिवाइड होगा, क्योंकि एक ईएसयू वोल्ट जो है सीजीएस यूनिट ऑफ द वोल्टेज, ईएसयू वोल्ट, 1 ईएसयू वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। So 300 volt mean 1 ESU volt, that is CGS unit. CGS यूनिट पे क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर पे है, और रेडियस के साथ सीजीएस यूनिट पे कैपेसिटेंस का एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सीजीएस यूनिट पे होगा तो कैपेसिटेंस रेडियस का इक्वली होता है, सीजीएस यूनिट पे, एसआई पे नहीं। एसआई पे ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है। एसआई पे, एसआई यूनिट पे जब लिखा जाए तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। लेकिन सीजीएस यूनिट पे जो भी रेडियस होगा उतना ही कैपेसिटेंस भी होगा। सो रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी
10 स्टैट फैराड और ESU फैराड। अभी एनर्जी का फॉर्मूला पे रिप्लेस करो। C is 10, V is 1। यहाँ से जो एनर्जी मिलेगा वो CGS यूनिट पे ही मिलेगा, आर्क में, जूल पे नहीं, आर्क। 2 से कैंसिल होगा तो 5। सो 5 आर्क इज द एनर्जी इन CGS यूनिट। इफ यू कन्वर्ट इन जूल तो 5 इंटू 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा, क्योंकि 1 आर्क इज इक्वल्स टू 1/10⁻7 जूल। क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो CGS SI यूनिट पे जो कन्वर्सन करने का जरूरत पड़ गया, इसलिए क्वेश्चंस को टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा। CGS SI यूनिट के अंदर जो रिलेशन है उसको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा इसी प्रॉब्लम के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 इंटू 10⁻⁻7 जूल। नेक्स्ट, electric potential at the surface of an atomic nucleus. Radius is given. फॉर्मूला ऐसे होता है पोटेंशियल का। रेडियस तो अवेलेबल है, ए वाला रेडियस। चार्ज कितना है, Z इक्वल्स टू 50 गिवन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। 50 प्रोटॉन्स का कितना चार्ज होगा? एक प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 50 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स के लिए 50 इंटू उतना होगा। अभी इसको कैलकुलेट करो। 1/4πε0 मतलब 9 इंटू 10⁻9। अमाउंट ऑफ चार्ज इज 50 इंटू ये वाला बाई आर। आर इज द रेडियस। अभी इसको कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। इसी जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ गया इसको कैलकुलेट करो। 10⁻⁻19 है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करो। आसान कैलकुलेशन है, 9 9 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो पार्ट है 10 का पावर जो है उसको अलग से कैलकुलेट करो और 50 इंटू 1.6 अलग से करो। 50 इंटू 1.6 80 80 होगा, और 10 का पावर उसको अलग से कैलकुलेट करो। 10 to the power 5। into the power 5, 15 plus 9 to, yes, 10 to the power 5 वोल्ट। तो 80 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। अभी ऑप्शन चेक करना है। 80 तो नहीं है, 8 लिखा हुआ है। इसी 10 को इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। न्यूटन पर कूलम हैज द सेम डायमेंशन एज। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q। एफ जो है फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो न्यूटन पर कूलम एक्चुअली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके साथ सिमिलरिटी रहेगा वोल्ट इंटू मीटर का, वोल्टेज इंटू वोल्टेज, सॉरी इंटू नहीं, वोल्ट बाई मीटर होगा, वोल्ट बाई मीटर। क्योंकि पोटेंशियल पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है और पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है उसको यूज करोगी तो E इक्वल्स टू वी बाई डिस्टेंस डी, ऐसे रिलेशन होता है। V का यूनिट होगा, V मतलब वोल्टेज, वोल्ट पे होगा। D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो वोल्ट पर मीटर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, उसको ही वोल्ट पर मीटर भी लिखा जाएगा। सो वोल्ट पर मीटर आंसर होगा।
अभी वही उसी वोल्टेज से ही क्वेश्चन आ गया। वोल्टेज इज डिफाइंड बाय वोल्टेज इज डिफाइंड बाय वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। तो इसका आंसर बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। तो क्या आंसर होगा? 2. डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ना, Q इंटू वी। Option B. हाँ, 1 इंटू 2, 2 जूल आंसर। कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन। ओके। दो चार्जेस है, -10 एंड +10। इसके बीच में डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में कितना पोटेंशियल होगा? मिड पॉइंट मतलब दोनों तरफ से ही उसका डिस्टेंस इक्वल होगा 5 5। अभी फर्स्ट जो चार्ज है -10, उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ऐसा यूनिट में लिखा जाए तो जस्ट Q/R, ACGS में जस्ट Q/R। SI में लिखना पड़ेगा तो उसका इक्वेशन होगा 1/4πε0 रहेगा इंटू Q/R। यहाँ पे 1/4πε0 का जरूरत नहीं है, तो दोनों टर्म पे ही रहेगा। तो पहले -10/5 रहेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है चार्ज +10, उसके लिए +10/5। तो एक चार्ज के लिए -10/5 और एक के लिए +10/5 होगा मिड पॉइंट। टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा। मिड पॉइंट में टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसी सेम वैल्यू का एक नेगेटिव चार्ज है, और डिस्टेंस भी दोनों पॉइंट से सेम है। मिड पॉइंट पे सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, बट ऑपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टोटल वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट 43। Two identical charges plus Q are kept at A and B. प्लस Q चार्ज ऐसे दो पॉइंट पे रखा गया, A एंड B पे। द पोटेंशियल इफ वी मूव फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ मूवमेंट होगा, तो पोटेंशियल का क्या चेंजेस आएगा? अभी दोनों सेम चार्ज है, एक चार्ज से अदर चार्जेस का डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होगा, तो फर्स्ट चार्ज के लिए डिस्टेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन। एक चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और एक चार्ज के लिए डिस्टेंस चेंज होगा तो इंक्रीज होगा। अभी दोनों चार्ज के लिए एक्सप्रेशन लिखा जाए तो जो देखा जाएगा, पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद जब मिड पॉइंट क्रॉस कर जाएगा फिर इंक्रीज होने का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट क्रॉस करने के बाद अदर्स डायरेक्शन में जो चार्ज है उसका नजदीक पहुंचेगा तो डिस्टेंस r डिक्रीज होगा, तब इन पोटेंशियल इंक्रीज होने का स्टार्ट हो जाएगा। पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से वो आउटवर्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कोई भी अदर्स पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सिव फोर्स देगा। किसी भी डायरेक्शन में अदर्स कोई पॉजिटिव रखा जाए तो रिपल्सिव फोर्स होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है। कोई भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके नजदीक कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उसको अट्रैक्ट करेगा।
तो नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड होता है, वो सभी अदर्स पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसका रेडियल इनवर्ड ऐसा लाइंस ऑफ फोर्स होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड, इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a body of mass 1 kg carrying a charge 1 coulomb falls in an electric field through an potential difference 1 volt। 1 वोल्ट पोटेंशियल के डिफरेंस के बीच में एक चार्ज का मूवमेंट हो गया, तो कितना वर्क डन होगा? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करेगा तो Q इंटू वी 1 जूल वर्क डन होगा, 1 जूल। इस वर्क डन से उस बॉडी का, उस चार्ज बॉडी का वेलोसिटी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा इसी वर्क डन से। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। इसी वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, मतलब वेलोसिटी भी मिलेगा। अभी यहाँ से एम जो है उसका वैल्यू रिप्लेस करो, वी कैलकुलेट करो। एम इज 1, वी कैलकुलेट करो, यहाँ से वी का कैलकुलेशन करो। √2। अंडर रूट 2 मतलब 1.4। √2 का वैल्यू होता है 1.4, सो 1.4 इज द आंसर। नेक्स्ट, an electron of charge E in rest in an electric field with separated by distance d and potential difference p। अभी अभी हम लोग रिलेशन लिखा था, E इक्वल्स टू वी बाई डी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू वी बाई डी। सो फोर्स कितना होगा? अगर फोर्स के साथ जो रिलेशन होता है F इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ पे Q है इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज E, and electric field is given V by T. So EV into by D, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है। The forces between two charges in air is 10 न्यूटन। फिर उसके उस मीडियम पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, फोर्स डिक्रीज हो गया। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था F इक्वल्स टू F0 बाई K होता है। F0 मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब एयर और वैक्यूम मीडियम पे था, उसका वैल्यू उस सिचुएशन में फोर्स 10 न्यूटन था। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो फोर्स हुआ वो है F। यहाँ पे K जो है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी K का वैल्यू कैलकुलेट करो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K? K equals to F0 by F। F0 is given 10 and F mean force in any other medium, that is given any other dielectric medium, that is given 4. So 10 by 4,
is 2.5. A strong magnetic field is applied on a stationary electron. This stationary is the striking point, main word. अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज स्टेशनरी रहेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। दो चीज यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज इफेक्टिव ऑन अ स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है क्यू वी इंटू बी, मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव होने के लिए चार्ज का वेलोसिटी होना जरूरी है। वेलोसिटी जीरो होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वो स्टेशनरी लिखा हुआ है, मतलब कोई फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है चार्ज स्टेशनरी रहेगा तो उसके ऊपर, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए वेलोसिटी मूविंग चार्ज होना चाहिए। मूविंग चार्ज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges +4 and -10. They are kept at distance 7 centimeter apart. Where will be the potential is zero? एक +4 है, एक -10 है। Distance between them is 7 centimeter. अभी ए से डिस्टेंस, ये मतलब जहाँ पे +4 चार्ज है, वहां से सपोज मैंने इमेजिन कर लिया एक्स डिस्टेंस में पोटेंशियल जीरो होगा। ए से एक्स डिस्टेंस होगा तो आदर्श चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, 7 - x। अभी पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसको डायरेक्ट यूज करो। उसका एक्सप्रेशन एक्चुअली होता है एसआई यूनिट पे ए वाला, लेकिन यहाँ पे 1/4πε0 का कोई जरूरत नहीं है। वो सब दोनों टाइम पे ही रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसका जरूरत नहीं है। तो एक चार्ज के लिए Q/R मतलब 4/x, और एक चार्ज के लिए -10/7 - 6। टोटल पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, यही पूछा गया, कहाँ पे जीरो होगा। सो बेसिकली जो आ गया वो है 4/x -10/7 - 6। इसी नेगेटिव टर्म का साइड चेंज कर दो। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू क्या आएगा देखो, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, 28 - 4x, यहाँ से 10 × x मिलेगा। इसके बाद कैलकुलेशन जो है उसको तुम कर लो, देखो क्या आंसर आएगा।
आएगा क्या सर? 2 आंसर आएगा. So 2 centimeter is the answer. Next, a charged particle of mass 1 gram is placed between two charged plates. जहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी मतलब E 10⁴ है. मास इज गिवन 1 ग्राम, उसको किलोग्राम कर लो, 10⁻³ kg. If the particle is in equilibrium, the charge on it. इक्विलिब्रियम का क्यों? उसका जो वेट है पार्टिकल का वो डाउनवर्ड रहेगा, mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स मिलेगा, उसी फोर्स उसका वेट को, उसका जो वेट है उसको बैलेंस कर दिया, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पे है. सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इट्स वेट. क्यू ई इक्वल्स टू एम जी हो गया. तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? एम जी बाई ई. एम मतलब 10⁻³ जी जो है उसको 10 लिख दो. जी ऐसे 9.8 होता है, लेकिन उसको 10 लिख दो. बाई ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴. अभी इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा, देखो इसको कैलकुलेट करो. 10 into 10 to the power minus 7. 10 इंटू 10 to the power minus 7. मतलब 10⁻⁻6. ये +1 है पावर, सो 10⁻⁻6 हाँ सर. कूलम. 10⁻⁻6 को मैं हम लोग लिख सकते हो माइक्रो कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो मीन एनीथिंग इन माइक्रो is actually 10⁻⁻6. So 10⁻⁻6 is 1 microcoulomb. 1 microcoulomb is our answer. Next one, same concept का ही problem है. Electron is released in electric field. Electric field strength यहाँ पे है E. What will be the acceleration of the electron? इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स मिलेगा, इफ इक्वल्स टू क्यू इज द फॉर्मूला. यहाँ पे क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1, इतना फोर्स मिलेगा. एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, एफ बाई एम. एफ तो मिल गया, ये वाला, बाय मास. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31. अभी इसको कैलकुलेट करो. फिर इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर सकते हो, क्योंकि जो भी वैल्यू है बहुत डिफरेंस दिया हुआ है. 9.1 को 10 लिख दो. 9.1 जो है उसको 10 लिख दो, नियरली 10. उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. 10 मतलब +1, सो 1.6 10⁻⁻19. यहाँ से +1 हो जाए तो 10⁻⁻30 होगा, ऊपर में जाए तो +30 होगा. So 1.6 into 10 to the power minus plus 11, minus 19 plus 11. So nearly it is 1.7. 1.6 आया क्योंकि हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन किया था. So 1.7 into 10 to the power 11 आंसर होगा. इस तरह थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो जहाँ पे पॉसिबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
स्मॉल ड्रॉप, एक ड्रॉप का पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप का भी जीरो। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। इसी टाइप का इन ड्रॉप, इन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को एक साथ मिक्स किया गया। सभी इस टाइप का स्मॉल ड्रॉप था, उसको कंबाइन करके एक लार्ज ड्रॉप प्रोड्यूस हुआ। तो अगर स्मॉल ड्रॉप का रेडियस आर होगा तो लार्ज ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट हमारा था। लार्ज ड्रॉप का वॉल्यूम जो होगा वो इन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन करके वो वॉल्यूम मिलेगा। So in number of n into volume of small drop is equals to volume of the large drop. So जो मिल गया r cube equals to n small r cube. That's mean r equals to n to the power one third r. लार्ज ड्रॉप का रेडियस मिल गया स्मॉल ड्रॉप से रिलेटेड। तो लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टोटल चार्ज बाई टोटल लार्ज रेडियस। टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज इन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कंबाइन करके एन क्यू होगा। एक स्मॉल ड्रॉप का चार्ज था स्मॉल क्यू, तो इन ड्रॉप का होगा एन क्यू। रेडियस आर क्या लिखा जाएगा, इंटू द पावर वन थर्ड इंटू आर। सो इंटू द पावर वन बाई इंटू द पावर वन थर्ड इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। सो वन थर्ड ऊपर जाए तो इंटू द पावर वन माइनस वन थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल था जो मिलेगा इंटू द पावर टू थर्ड इंटू वी जीरो। स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल का टू इंटू द पावर टू थर्ड टाइम्स होगा। इसको तुम याद भी रख सकते हो एज ए फॉर्मूला। स्मॉल ड्रॉप इन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन करके जितना पोटेंशियल मिलेगा वो इंटू द पावर टू थर्ड इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, इस तरह याद भी रख सकते हो। ओके, potential difference is applied across a wire. Then, how electron moves? As per our knowledge, electron moves in the opposite direction of the flow of current. हायर पोटेंशियल से लोअर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। हायर टू लोअर करंट फ्लो होता है। करंट इज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो और करंट आई। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम lower to higher, lower to higher, sorry, lower to higher with constant velocity vd। vd is called drift velocity। so इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लोअर से हायर की तरफ और करंट का फ्लो होता है हाई टू लो। an electron is brought closer to another electron तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। दोनों को एक के एक इलेक्ट्रॉन के और एक इलेक्ट्रॉन को बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है Q1 Q2 चार्ज बाय आर डिस्टेंस के साथ इन्वर्स है। डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो यू इंक्रीज होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन, मिनिमम वोल्टेज। इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैक्सिमम हो सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सेपरेशन भी लिखा हुआ है डी 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। सो वोल्टेज कितना होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है E इक्वल्स टू V बाई डी। सो V इक्वल्स टू E इंटू डी। कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट डेटा पुट करके। 10⁻+3 रहेगा। 10⁻+3 +6 - 3 सो +3 होगा आंसर।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ चार्ज स्फीयर इज एट सरफेस। सरफेस में उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, सरफेस में। अंदर से बाहर तक उसका इंक्रीज होता है। कॉन्डक्टिंग स्फीयर होगा तो अंदर पे जीरो होगा। सरफेस में सभी सिचुएशन में मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज मैक्सिमम एट सरफेस। Alpha particle situated in an electric field strength E is given force F equals to QE। डायरेक्ट अप्लाई करो। Q is अल्फा पार्टिकल। अल्फा मतलब उसका चार्ज प्रोटॉन से दो गुना होता है, 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कोई भी अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2E, मतलब जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उसका डबल होगा। इस वैल्यू होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसको कैलकुलेट करो। अभी इसको कैलकुलेट करो, क्या आंसर आएगा देखो। 2 into 1.6 into 15, so 48 into 10 to the power minus 9 plus 4, मतलब minus 15। सो एक पॉइंट को इधर दिया जाए तो 4.8 होगा, 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा। 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। Electric field strength at the distance r from a point charge q is E. What will be the field strength if the distance increased by 2r? डिस्टेंस के साथ फील्ड स्ट्रेंथ का ऐसा रिलेशन होता है, इट्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो पहले आर था तो ई था, बाद में 2r इंक्रीज किया गया मतलब 3r हो गया। 3r स्क्वायर मतलब 9 आएगा, तो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस इंक्रीज करने में, ई बाई 9 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, सो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। यहाँ पे 2r इंक्रीज लिखा गया, 2r नहीं हुआ। अगर 2r होता तो बाई 4 होता है, लेकिन r से 2r इंक्रीज मतलब r प्लस 2r 3r हो गया। नेक्स्ट, potential difference is work done per unit charge। वर्क डन इज गिवन, चार्ज इज गिवन। कैलकुलेट करो क्या आएगा देखो। इसका कैलकुलेशन करो, आंसर क्या आएगा। 1500 आएगा देखो, 1500। लेकिन वो माइनस 1500 आंसर होगा, क्योंकि उसको लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है माइनस 1500 होगा। ओके, इसका आंसर तुम करो, सेम फॉर्मूला से ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज, सो वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, चार्ज तो 1 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलो। सर आवाज नहीं आया, एक बार और बोलिए ना। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे। दो जो वैल्यू यहाँ पे है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होगा, तो चार्ज तो दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा।
3000. नो, 2002। डिफरेंस मतलब 1000 माइनस माइनस 1000। Oh, ha 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 ha. 2000 into 1, so 2000 जूल आंसर होगा वर्क डन। 2000 जूल। नेक्स्ट उस तरह ही की टाइप का ही प्रॉब्लम। चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 होगा। हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 to the power 4, so what is the work done? Work done is charge into potential difference। तो कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। Q इंटू वी कर दो, Q इंटू वी कर दो और आंसर बोलो। 2 into 10 to the power minus 2. 2 into 10 to the power minus 2। A hollow metallic sphere, this metal word is very important। metal mean conducting sphere। उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। बाहर में जितना पोटेंशियल होगा अंदर में उतना ही होगा। बाहर में 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो अंदर में 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। मेटल लिखा हुआ है मतलब अंदर में पोटेंशियल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर नॉन मेटल होगा तो वो डिफरेंट केस होता है, उसका एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, a charge q is placed at the center of a cube, the electric flux through the cube। हम लोग का फॉर्मूला सीखा है गॉस थ्योरम, चार्ज बाय एप्सिलॉन जीरो इज द फ्लक्स, सो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो ही आंसर होगा क्यूब का। क्यूब हो और स्फीयर हो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। एज पर गॉस थ्योरम इट इज चार्ज बाय एप्सिलॉन जीरो, दैट्स इनफ। लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्यूब एज एल इज 5। उसका एज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एज इंक्रीज होगा तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चार्ज इनक्लोज इज हाफ, चार्ज इनक्लोज को हाफ कर दिया गया। चार्ज हाफ हो जाएगा तो फ्लक्स हाफ हो जाएगा 5/2, क्योंकि जो भी डिपेंडेंस है फ्लक्स का वो चार्ज के ऊपर ही है, साइज के ऊपर नहीं है। चार्ज हाफ हो गया, इसका फ्लक्स हाफ हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, सरफेस एनक्लोज इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक माइनस चार्ज, एक प्लस, इक्वल अमाउंट का प्लस चार्ज, उसको एक सरफेस में अंदर रहेगा तो नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज इज जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू। फ्लक्स इज नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन जीरो। डाइपोल मतलब नेट चार्ज इज जीरो, सो फ्लक्स जीरो होगा। A electric potential at a point on the equatorial line of an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके ऊपर पोटेंशियल, उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होता है। दोनों चार्ज से ही डिस्टेंस सेम रहेगा तो पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, तो एक के लिए जो पोटेंशियल होगा और एक चार्ज के लिए की सेम पोटेंशियल होगा तो जीरो हो जाएगा। तो कोई डिपेंडेंस का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही जीरो होगा। तो नॉन ऑफ द अबव आंसर होगा, नॉन ऑफ द अबव। बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया आज। इसके बाद थोड़ा सा पोटेंशियल का क्वेश्चन, थोड़ा दो चार क्वेश्चन ड्यू है, और इसके बाद कैपेसिटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर का क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो इस जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट ये भी खत्म हो जाएगा।